फरमाइए कि पाकिस्तान का सी पैक के साथ एक उसके अमरीत के नीचे हम एग्रीमेंट किए हैं बहुत सारे, वो हमें आज तक पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं कि एग्रीमेंट क्या किए कौन से। सी पैक का पाकिस्तान की इकानमी पे किस हद तक असर? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ आपसे सख्त नाराज़ है और चाइनीज़ ने अब एक रास्ता निकाल लिया है। उन्होंने 22 अरब डॉलर्स के साथ की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लिया ईरान में, और वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है ना, हम तो कहते हैं साइयाँ किते थे बधाइयाँ किते, ठीक है, वो वाली बात पंजाबी की जो है ना, कि खाते किसी का है, गाते किसी का है, गाते किसी का है, खाते। तो वो शायद खान अब्बासी के ज़माने में वाइंड अप कर गए थे यहाँ से। ML1 उन्होंने ट्रेन बनाने से ख़त्म कर दी थी। उन्होंने उसी ट्रेन को उन्होंने वखान कॉरिडोर, कितनी खौफनाक किस्म की जगह है पूरे मलायज़ में, उससे उन्होंने ट्रेन अफ़गानिस्तान पहुंचा दी। वो समझते ये हैं कि हम अफ़गानिस्तान के रास्ते वहाँ से चले जाएंगे। और आप देखें इस वक्त तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, जो उन्होंने सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाई। इमरान खान ने मुझे ख़ुद बताया था कि मैं जब वहाँ रियाद गया हूँ तो मैंने रियाद में मुझे लेके घूमता रहा मोहम्मद बिन सलमान जो है, कुछ 40 मिनट रियाद के अंदर अकेले गाड़ी के अंदर। तो मुझे उसने कहा कि हम डरते बहुत हैं, हमें तबाह कर दिया है, हम अमेरिका के सामने कुछ नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान हमें हुसियों को उससे मरवा रहा है, शाम में मरवा रहा है, फला जगह 12 प्रॉक्सीज हैं। तो कहता मैंने उसे कहा कि तुम ईरान से बात क्यों नहीं करते, सुलह कर लो। उसने कहा हमारी सुलह कराएगा कौन? कहते कि मैं गया ईरान वाले पहले से राज़ी बैठे हुए थे। तो ईरान से जब मैंने बात करके वहाँ शुरू की तो उसको कई थ्रेट वेट आया मोहम्मद बिन सलमान को, और उसने कहा कि ऐसे इशारा करके उसने मुझे कहा कि वो नहीं मानेंगे, दे विल नॉट एग्री टू इट। चाइनीज़ ने उसको बिल्टअप कर लिया खामोशी के साथ। अब अमेरिका, आप खुद सोचें कि मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह जो बाइडन को लाल कारपेट की जगह पे जामन रंग का कारपेट बिछा के उसने उसकी बेइज्जती की है कि पुत्र हम तुम्हें रेड कार्पेट रिसेप्शन, मुहावरा है ना, रेड कार्पेट रिसेप्शन नहीं दे सकते, और हाथ मिलाने की वजह उसने जब मुक्के के साथ यूं करके यूं किया है, तो उसने मैसेज दिया था। फिर जो बाइडन ने आकर उसको कहा कि तुम अपना तेल ज़्यादा बेचो ताकि रशिया करते, तो उसने कहा तुम अपना बेच लो, मुझसे क्यों कहते हो। तो ये एक कैफियत बनती चली जा रही। शाम में उन्होंने तय कर लिया, सब कुछ तय कर लिया, हमारे यहाँ नहीं तय कर। अब देखना, मोदी वहाँ पर गया, 60 मिनट की तकरीर ने 15 दफ़ा लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई हैं? उसने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, उसने कहा देखो मैं 185 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर बेचता हूँ दुनिया में, जो सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। तो ये इस उसने कहा आज से 5 साल पहले मैं आया था, मेरी इकानमी 10वें नंबर पे थी, आज मेरी इकानमी 5वें नंबर पे। तो इंडिया फ़ौज पर खर्च नहीं करता, हमसे 7 गुना ज़्यादा खर्च करता है। एक वजह है, बड़ी तकलीफ़ से बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी का एक मरला भी बाहर नहीं है। मैंने शास्त्री का घर देखा है बनारस में, आप सोच नहीं सकते कि शास्त्री का घर जो है मेरे ड्राइवर के घर से छोटा है। मैं गुलजारनार नंदा के उस घर में गया हूँ, किराए पर रहता था, और हालत ये हो गई थी कि उससे किराया नहीं दिया जा रहा था। तो मालिक मकान निकालने आया, तो मोहल्लेदारों ने मिल के कहा जब तक ये जिंदा है किराया हम देंगे। हमारे यहाँ बड़ा फ़ख्र होता है। हमारे असल मसला ये है कि लीडरशिप ना भी हो, पब्लिक, मुझे होप है कि पब्लिक में एक चीज़ ज़रूर आई है, लीडरशिप आए ना आए, लीडरशिप अल्लाह की अता होती है। पब्लिक में रियलाइजेशन ज़रूर आई है कि हमें लूटा किसने, ये उनको पता चल गया, और लूटा सियासतदानों ने, सारों ने मिलकर लूटा है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ IMF के साथ, जी, गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ IMF के साथ अभी इन प्रोसेस ही है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तकरीबन हो गया सर, इसका कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा या गवर्नमेंट का? क्योंकि ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, तो सुनने में तो यही आ रहा है कि सिर्फ इलेक्शन गुजारने के लिए ये किया जा रहा है। देखें पाकिस्तान में होता है ना, करते क्या हैं कि पाकिस्तान जो है वो उस अपने अल्ले तल्ले करता है, और वो दुनिया कहती है कि यार इसकी हमें ज़रूरत पड़ गई। ये काम वो असल यूक्रेन को कर रहे हैं, और यूक्रेन को उन्होंने तबाह कर देना। यूक्रेन को कर रहे हैं कि देखें, एक किताब है प्रिजनर्स ऑफ जोग्राफी, बड़ी खूबसूरत किताब है। कुछ मुल्क होते हैं जो जोग्राफी के कैदी होते हैं,
उनमें से एक पाकिस्तान भी है और दूसरा यूक्रेन भी है। यूक्रेन का मसला ये है कि इतनी बड़ी ज़मीन जो है वो यूरोप में कहीं खुली नहीं है, पहाड़ है, ये है वो है, इसलिए उसको कहा जाता है कि फ्रूट बास्केट ऑफ द यूरोप। गंदम वहीं से आती है, सोयाबीन ऑयल वहीं से आता है, फलां यहीं से आता है। और वो आपको पता है क्रीमिया वॉर जो है वो आज से 1200 में लड़ी गई थी, और वो बायरन के नज़र में देयर इज़ नॉट टू रीज़न वाई देयर इज़ बट टू डू एंड डाई, और उन्होंने कहा था हमने क्रीमिया फतह कर लिया। वही क्रीमिया जहाँ पता है यूक्रेन है। हमें करते ये हैं कि हमें पैसा दे दे के हमें आदतें ख़राब करते हैं। अल्लाह तल्ले तल्ले मैंने आपको बता दिया कि आप सोच सकते हैं कि 1947 में 1 रुपये का कर्जा नहीं था इस मुल्क के ऊपर। अंग्रेज़ को हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं था कि कर्जा लेके खर्च करता। 5 करोड़ पाउंड यहाँ से जाती थी लेवी। इनकम टैक्स नहीं था, ठीक, कस्टम ड्यूटी नहीं थी, सेल्स टैक्स नहीं था इस मुल्क के अंदर, ठीक है। 9% मालिया और अबियाना होता था। दुनिया पूरी का फाइनेंशियल ईयर जनवरी में शुरू होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जून में शुरू होता था, जुलाई में, ताकि फसल से पैसे आ जाए ज़मींदार के तो पैसे दे। हमने दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहाँ बनाया, बिगेस्ट रेलवे लाइन यहाँ पर बिछी, अकेले माल रोड की बिल्डिंगें हमसे दोबारा नहीं बन पाती, क्या कुछ हमने जानवरों के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्या कुछ नहीं बनाया, ठीक है। और ये भी हमने को 51 साल के अरसे से। अंग्रेज़ की टोटल जो है 1857 से लेके 1947 तक 90 साल ही है ना हुकूमत टोटल ना। उस 90 साल में से भी आप निकाल दें आखिरी 10 साल तो उसने कोई ख़ास काम ही नहीं किया, और पहले भी 10 साल वो अपने उसमें रूल बनाने में लगा रहा, तो बीच में रह गई। तो हमने क्या था, मैं भी तो 75 साल हो गए ना उसके अंदर। हमने सिर्फ कर्ज़ों में, ये कर्ज़े में जकड़ने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि पब्लिक को रिलीफ ना दी जाए। 1945 में उन्होंने जब IMF बनाया था तो उन्होंने एक वादा लिया था तमाम आलमी ताकतों से, बरतानिया से, फ्रांस से, स्पेन से, उसके बाद क्या नाम है डच, हॉलैंड से, कि तुम अब निकलो, अब फौजों की ज़रूरत नहीं है, अब हम माशी तौर पर रूल करेंगे। और वो रूल कर रहे हैं थ्रू सूद के निज़ाम से। जी सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ सर, जैसे कहा जाता है कि तेल के वाले से, पेट्रोल के वाले से जो पाकिस्तान जो है इसकी सतह जो वो नीचे है, अरब की जो ऊपर है, अगर इधर से निकाला जाए तो पाकिस्तान में जो है ना वो ज़्यादा तेल जो है वो निकाला जा सकता है। तो अगर हम यहाँ से निकालना शुरू करते हैं तो पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। इस पर सच क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वर्ल्ड की पाबंदियाँ होती हैं। क्या 97 में मैं डिप्टी कमिश्नर था चावे, 98 धमाका 98 में हुआ ना। हाँ, तो जिस दिन धमाका हुआ उसके 2 दिन के बाद यूनियन टैक्सेस बहुत बड़ी कंपनी है, उसका चीफ जो है वो अपने जहाज़ में आ गया मेरे पास। मैंने कहा क्या करने आए हैं आप? उसने कहा कि मैं यहाँ पर स्टडी करने आया हूँ, तेल की कंपनी में। मुझे पता चला है सेटेलाइट से रिपोर्ट उसके बाद से कि 56 पॉइंट्स पे जो है ये ऑयल जो है ऊज आउट हुआ है ज़मीन से उस धमाके के बाद। ये जो क्यों नहीं करते उनसे पूछें जिन जो क्यों नहीं करते। ये जो रिकॉर्डिक है इस पे साइन मैंने किए थे, अब 20 साल के बाद दोबारा रिकॉर्डिक उसी मायदे पे आ गए। क्यों? इसलिए कि पैसा है, दिमाग में खन्नास है। मैंने से पूछा रिकॉर्डिक के BHP का चीफ था, मैंने कहा आर यू गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर संदक? उसने इफ वी हैव टू एक्सप्लोर अनदर संदक वी कुड हैव शिफ्टेड मच अर्लियर, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड बिगेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। खत्म। हमने कहा नहीं, समर मुबारक मान साहब आ गए, उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, रफ्तार चौधरी साहब आ गए, मैं दोस्त है हमारा रसम रिसानी। मैंने कहा तुमने बहुत लालच किया। कहते नहीं, मैं तो मुझे तो पता नहीं कुछ थोड़ा बहुत मिलता का ना मिलता, लालच करने वाले और थे। अभी भी नजरें लगाई हुई हैं। $10 बिलियन का जुर्माना ले लिया आपने, वो आपने माफ़ करवा लिया, वो पता नहीं कब ख़त्म होता है कुछ भी। तो बहरहाल फिर तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन बयान करनी चाहिए ताकि लोगों को रियलाइज़ हो कि हमें लूटा किस किस ने है।